Namaskar. I am Dr. J.D. Mukherjee. I am the Vice Chairman and Head of the Department of Neurology at Max Super Specialty Hospital at Saket in New Delhi. I had the honor and privilege to treat Mr. Gopal, who is the Mayor of Dangiri. It was an honor to treat him, and it is my proud privilege that my entire team could bring him up from the situation in which he had landed. He had a stroke in the back part of his brain, which made it difficult for him to stand and walk, and he had also difficulty in concentrating, and he was drowsy. However, we were lucky and God was with us. We could manage to retrieve him from that position, and now he's going back much better than before, and we wish him good success in his future life, and I hope he recovers completely in the days to come. Thank you. मैं डॉक्टर नवीन यादव हूँ। मैं यहाँ नीरो का स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो नीरो रिहेबिलिटेशन कराते हैं। और जब मेरा बड़ा प्रिविलेज है कि मैंने गोपाल सर को यहाँ ट्रीट किया और ही इज गेटिंग हिज रिकवरी, बहुत बेटर हो गए हैं वो। जब वो यहाँ पे आए थे हमारे पास, ही गॉट ए स्ट्रोक विच लीड हिम टू द डिफिकल्टी इन द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। वो राइट टाइम पे हमारे पास आए। हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर J.D. मुखर्जी, ही ट्रीटेड हिम वेरी वेल and then he referred to us for physiotherapy rehabilitation department. We started with his robotic therapy, which is one of the best pendulum therapy in Max Saket. Balance training, there's a TIMO solution. So that's we think first we assess the patient and these things we find out. जब भी पेशेंट को स्ट्रोक पेशेंट होता है तो हम लोगों की रिकमेंडेशन होती है हमारे एडवांस सेंटर्स वालों की कि कम से कम दिन में 4 घंटे पेशेंट एक्सरसाइज करे धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं होती। तो हफ्ता 10 दिन हम लोग पेशेंट को कोशिश करते हैं कि जितना एग्रेसिव हम थेरेपीज को इन्वॉल्व कर सकें, जितना जल्दी हम थेरेपीज कर सकें, जो जो वीकनेस आई है पेशेंट की उसको हम जितना जल्दी हम कवर कर सकें हम स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होता कि 3 मंथ 6 मंथ का रिक्वायरमेंट होता है, पर 3 मंथ वाला जो क्रूशियल पीरियड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पेशेंट रिकवर कर जाता है और जितना ज्यादा हम उसमें थेरेपी करेंगे उतना ज्यादा पेशेंट की रिकवरी के चांस होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल के बाद भी पेशेंट आता है तो उसका रिकवरी नहीं हो सकती। हम दोबारा रीलर्निंग ऑफ सेल्स करा के थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो लर्निंग 3 से 6 महीने में ज्यादा अच्छी हो जाएगी, 2 साल में ब्रेन कई बार कई गलत चीजें लर्न कर सकता है। उनको हटाने के लिए हमें दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वी नीड एग्रेसिव रिहैब और उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर प्लान डिफरेंट होता है। 3 महीने का प्लान डिफरेंट होता है, 6 महीने का डिफरेंट होता है, और 2 साल के पेशेंट जिसने ट्रीटमेंट नहीं ली उसके लिए प्लानिंग डिफरेंट होती है। देखिए, इस पे डिपेंड करता है, रोबोटिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार पेशेंट अपने मूवमेंट नहीं कर पाता, तो रोबोटिक में एक टेक्निक होती है जो हम यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, असिस्टेड टेक्नोलॉजी, जिसमें पेशेंट को मशीन अपने सपोर्ट के साथ करती है। कई बार मशीन पैसिवली भी मूवमेंट करती है। पैसिव होता है अपने आप मशीन मूव करेगी और पेशेंट के पैरों को मूवमेंट करेगी। जो नॉर्मल हमारा वॉकिंग पैटर्न होता है, तो रोबोटिक मशीन्स उस पैटर्न को एक्टिवेट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेन के सेल्स को दोबारा हमें लर्न कराना होता है, तो उस लर्निंग के लिए पेशेंट को खड़ा करके चलाना बहुत ही टफ प्रोसेस हो जाता है। पर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से वो पेशेंट आसानी से चल पाता है, उसका ब्रेन वो चीज लर्न कर पाता है कि कैसे हम वो लर्न कर रहे हैं। तो जितना एडवांस टेक्नोलॉजी बेटर होती है, उनका ये इफेक्टिव रहता है रोबोटिक का, कि ब्रेन के सेल्स को री लर्निंग कराना, पेशेंट का वेट बेरिंग कराना, पेशेंट की मूवमेंट को एक्टिवेट करना, तो उन चीजों में फायदा देता है। का नेचर बहुत ही अच्छा था। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट हमारी बातों को सुना, अच्छे से उन्होंने प्लान को समझा और फिर उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो ही स्टार्टिंग स्टेज में वी नीड टू गाइड देम कि दिस थिंग्स ही रिक्वायर्ड टू डू एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ही लिसन टू अस, ही फॉलो व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग, एंड उसकी रिकवरी आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। आज ही इज डूइंग मच बेटर, ही इज वर्किंग with less support, which is using 2% 3% support before that while walking। बैलेंस इफेक्ट था, अभी वो अपने आप थोड़ा सा सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, एंड आई थिंक उनको कंटिन्यू थेरेपी करेंगे तो ही इज परफेक्टली फाइन। फिजियोथेरेपी, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जब भी स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में हर एरिया में बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है
उनको फोर्स एंड सप्लाई ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, बट द ब्रेन हैज अ पावर। जब हम उसको रिकवर करते हैं, स्ट्रोक और बाकी चीज़ों से रिकवरी फेज आता है, तो 24 आवर के बाद पेशेंट के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, बट वी नीड टू ट्रेन देम। उस टेक्निक को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन सेल्स। उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बड़ा रोल प्ले इम्पोर्टेंट होता है। वो रीलर्निंग ऑफ द सेल्स कराता है, जिससे ब्रेन के सेल्स दोबारा वो काम सीखते हैं जो वो भूल गए हैं। कई बार स्ट्रोक में हर ब्रेन में कुछ एरियाज होते हैं जो, जब स्पीच का एरिया होता है, नॉर्मली जब हमारा राइट साइड वाला एरिया अफेक्ट होता है, राइट साइड वीकनेस आती है, तो उसमें हमारा स्पीच वाला एरिया अफेक्ट होता है। और जब हमारे लेफ्ट साइड का वीकनेस आता है, उसमें कई बार डिस्फेजिया वाला एरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को खाने में दिक्कतें आती हैं, पेशेंट की वीकनेस आती है और साथ साथ उसे खाने और पानी पीने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक स्पेशलिस्ट थेरेपी होती है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया थेरेपी, जिसमें हम गले की थेरेपी कराते हैं, जिससे खाना खाने में, पानी पीने में दिक्कत नहीं आती है। तो कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि ये भी एक दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाथ और पैर पैरालाइज हो, पर इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार पेशेंट का अदर पार्ट भी पैरालाइज होते हैं, जैसे गले की मसल्स हो गई, स्पीच वाला एरिया हो गया, फेशियल मसल्स हो गई, तो हम उनको भी ट्रीट करना जरूरी है।